हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था स्कल, फिर था वर्टिब्रल कॉलम, फिर तीसरा रिब्स था। तो स्कल में 29 बोन्स होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं और रिब्स में 25 बोन्स होती हैं, जो टोटल 80 बोन्स होती हैं। वो एक्सियल स्केलेटन होता है। इसी प्रकार अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को 4 भाग में डिवाइड किया था। शोल्डर, जिसे हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, और दूसरा हिप बोन्स, जहां हम पेल्विक गर्डल होता है अर्थात तीसरे नंबर पर हैंड होता है, और लेग। इन दोनों ही सिचुएशन को हमने बताया था कि कौन कौन सी बोन्स और कितनी बोन्स होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, आज हम थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे की ओर आज जॉइंट पढ़ते हैं। तो हमने कल पढ़ा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमने बताया था कि 126 बोन्स होती हैं। 126 बोन्स कौन कौन सी होती हैं? शोल्डर रीजन में होती हैं, हिप बोन्स होती हैं, हैंड होता है, लेग होता है। जैसा कि शोल्डर रीजन में 4 बोन्स होती हैं, जो होती हैं क्लेविकल बोन और स्केपुला। क्लेविकल बोन्स को हम ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। ये जो बोन्स दिखती है हमारी गर्दन के जस्ट नीचे, उसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या क्लेविकल बोन भी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे ये पीछे वाले रीजन पे जो बोन्स होती है उसे स्केपुला कहते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी डिस्कस किया था कि पेल्विक रीजन में जो बोन्स होती है अर्थात श्रोणि मेखला में जो बोन्स होती है उसे हिप बोन्स कहते हैं। इसी प्रकार हमने हैंड रीजन अर्थात हैंड की भी बात की थी कि हैंड में कौन कौन सी बोन्स होती हैं और लेग में भी कौन कौन सी बोन्स होती हैं। हैंड में हमने बताया था कि सबसे बड़ी बोन हैंड की सबसे बड़ी बोन, ना कि बॉडी की, हैंड की सबसे बड़ी बोन ह्यूमरस। इसके बाद रेडियस और अल्ना होती है। और हमने बताया था कि कलाई में 8 बोन्स होती हैं, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं, और पाम में अर्थात हथेली में 5 बोन्स होती हैं, और 14 बोन्स हमारी फिंगर, जिसे हम फैलेंजेज भी कहते हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, उसी प्रकार ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेज। You can note this। फिर लेग में भी 30 बोन्स होती हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि लेग में 30 बोन्स कौन कौन सी होती हैं। हमने बताया था कि सबसे पहले थाई में जो बोन्स होती है उसे हम फीमर कहते हैं। वह बोन्स जो पूरी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। अब इसके बाद होता है टिबिया फैबुला जो पैर में होती है, वो हमारे घुटने के नीचे होती हैं 2 बोन्स। उन्हें टिबिया फैबुला कहते हैं। और एक टखने में अर्थात हमारे घुटने में भी एक बोन्स पाई जाती है, जिसे हम पटेला कहते हैं। इस प्रकार से 4 बोन्स हुई। और हमारे एंकल रीजन में अर्थात एड़ी में हमारी 7 बोन्स होती हैं। और हमारे पंजे पर
होती हैं 5 बोन्स, जिसे हम मेटाटार्सल्स कहते हैं, और हमारे एडी वाले रीजन में जो 7 बोन्स होती हैं हम उन्हें टार्सल्स कहते हैं। और हमारे पैर की उंगलियों में जो बोन्स होती हैं हम उन्हें भी फेलेंजेज कहते हैं। जैसे हाथ की उंगलियों को, फिंगर्स को हम फेलेंजेज कहते हैं, उसी प्रकार हम पैर की उंगलियों को अर्थात फिंगर्स को फेलेंजेज ही कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार दोनों हाथ में, हैंड में 30 बोन्स हुई, और दोनों लेग में 30 बोन्स हुई, 2 हिप रीजन में हुई और 4 शोल्डर रीजन में हुई। इस तरीके से हमारी 126 बोन्स हमारी अपेंडिकुलर सिस्टम में होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, आज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो जॉइंट होते हैं जिससे हम एक निश्चित मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हम गर्दन को 180 डिग्री तक ही मूव करवा सकते हैं, और हमारा जो अंगूठा होता है, थम्स होता है, वो चारों ओर मूव कर सकता है। इसी तरीके से हमारा हैंड होता है जो सिर्फ 90 डिग्री 180 डिग्री तक मूव करता है, और हमारा लेग भी एक निश्चित मूवमेंट करता है। आज हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम फेलेंजेज अपने एक ही हैंड की उंगलियों का निश्चित मूवमेंट कर लेते हैं, लेकिन थम्स का उससे भी ज्यादा मूवमेंट करते हैं। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से जॉइंट हैं जिससे हम एक निश्चित मूवमेंट ही करते हैं। हम अपने शोल्डर को एक निश्चित ही मूवमेंट करवा सकते हैं, ज्यादा अवस्था में नहीं। ऐसे ही हमारे हिप में भी वो जो मूवमेंट है वो भी एक कैसा मूवमेंट है, और हमारे रिस्ट में कौन सा मूवमेंट है, आज हम इन्हीं जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 परफेक्ट जॉइंट, परफेक्ट जॉइंट। नंबर 2 इम्परफेक्ट जॉइंट, और नंबर 3 है इमोविल मूवमेंट, इमोविल जॉइंट। अब परफेक्ट मूवमेंट वो होते हैं जो एक निश्चित परफेक्ट अवस्था में करते हैं, मूवमेंट जॉइंट करते हैं, जॉइंट रहते हैं, और जबकि इम्परफेक्ट जॉइंट वो होते हैं जो उससे थोड़ा ही हम मूवमेंट कर सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट उससे नहीं कर सकते हैं। इम्परफेक्ट में जैसे कहा जाए हिप बोन्स का हम थोड़ा ही यूज कर सकते हैं। थोड़ा हिप बोन्स जो हमारी लेफ्ट राइट बोन्स होती हैं वो एक बोन्स से अटैच होती हैं, कार्टिलेज से अटैच होती हैं, उसका थोड़ा ही मूवमेंट होता है, इसलिए हम उसे इम्परफेक्ट कहते हैं। इमोवल मूवमेंट कहा जाए तो स्कल में जो हमने जैसे फेस का बताया था, और इसी प्रकार हमने क्रेनियम स्कल के बारे में जो भी डिस्कस किया था, उसी में कितना मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है इमोवल मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट जॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें परफेक्ट जॉइंट होते हैं 5 टाइप के होते हैं। परफेक्ट जॉइंट 5 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं 5 टाइप के, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 पॉइंट की जॉइंट होते हैं बॉल एंड, नंबर 1 होता है बॉल एंड सॉकेट, जॉइंट। नंबर 1 बॉल एंड
सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नंबर टू होता है हिंज ज्वाइंट। नंबर थ्री पीवट ज्वाइंट। नंबर 4 सैडल ज्वाइंट। नंबर 5 ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। नंबर 5 ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। ये ज्वाइंट अलग अलग होते हैं और इनका एक निश्चित मूवमेंट होता है। जैसे हम डिस्कस करें कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है, तो वो होता है शोल्डर में, जो हम एक निश्चित मूवमेंट करवाते हैं। इसी प्रकार शोल्डर के साथ साथ हमारे कूल्हे में जो मूवमेंट होता है, जिस तरीके से हम मूवमेंट करते हैं कूल्हे का, उसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। इसलिए हम उतना ही मूवमेंट करते हैं, एक परफेक्ट मूवमेंट करते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के कारण उसका एग्जाम्पल हमने बताया कि एक हिप हुआ, या अर्थात हिप नहीं, कूल्हा हुआ और शोल्डर हुआ। इसी प्रकार हम बात करेंगे हिंज ज्वाइंट की। हिंज ज्वाइंट वह ज्वाइंट होता है जैसे घुटने का ज्वाइंट, घुटने का और कोहनी का ज्वाइंट, कि हम कोहनी को कौन सा मूवमेंट करवाते हैं, इससे इतना ही मूवमेंट करता है, पूरा क्यों नहीं घूमता, ये इस हिंज ज्वाइंट की वजह से नहीं होता। हिंज ज्वाइंट में हमने बताया कि हमारी कोहनी में और हमारे घुटने में वही ज्वाइंट होता है जिसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट के बाद हमने पढ़ा है पीवट ज्वाइंट। पीवट ज्वाइंट जो होता है हमारे स्कल में होता है, स्कल रीजन में होता है। वह ज्वाइंट जो हमने कल बोन्स पढ़ी थी और हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में वर्टिबल कॉलम को पढ़ा था। वर्टिबल कॉलम की सबसे ऊपर वाली, अर्थात जो सबसे ऊपर वर्टिबल कॉलम में बोन्स थी, हाँ, जो गर्दन से सटी हुई सर्विकल रीजन की सबसे बड़ी ऊपर वाली बोन थी, हम उसे एटलस बोन भी कहते हैं। उस एटलस बोन में जो ज्वाइंट होता है, जिसकी वजह से हम एक गर्दन में निश्चित मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट पीवट ज्वाइंट के कारण होता है। वह मूवमेंट हमारी गर्दन में जो मूवमेंट होता है वो एटलस बोन्स से और हमारी स्कल की बोन्स जो है आपस में अटैच होती हैं। तो वो किस कारण अटैच होती हैं? वो पीवट ज्वाइंट से अटैच होती हैं। पीवट ज्वाइंट से अटैच होने के कारण हम अपनी गर्दन का एक निश्चित मूवमेंट ही कर पाते हैं। और इसी प्रकार हम सैडल ज्वाइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सैडल ज्वाइंट क्या होता है? सैडल ज्वाइंट्स हमारा कार्पल्स जानते हैं आप। कार्पल्स हमारा ये रिस्ट में, कलाई में जो मूवमेंट होता है, हम कलाई को चारों ओर मूव कर सकते हैं, हम थम्स को चारों ओर मूव कर सकते हैं। अर्थात जो मूवमेंट हमारे चारों ओर घुमा सकता है, 360 डिग्री पर घुमा सकता है, उस मूवमेंट में हमारा सैडल ज्वाइंट होता है। उस मूवमेंट में हमारा सैडल ज्वाइंट होता है। सैडल जैसे कि हम थम्स को चारों ओर घुमा सकते हैं, हम थम्स को चारों ओर घुमा सकते हैं, हम अपनी कलाई को 360 डिग्री घुमा सकते हैं, हम अपने मेटाकार्पल्स को भी चारों ओर घुमा सकते हैं।
इसी प्रकार हम ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट वह जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट वह जॉइंट होता है जो हमारी रेडियस और अल्ना, जो टू बोन्स हमारी इस रीजन में होती हैं हैंड में, तो ये आपस में जब ये रिस्ट से कलाई वाली बोन्स से जुड़ती हैं तब ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। जब हमारी रेडियस और अल्ना दो बोन्स होती हैं और जाके इधर हमारे रिस्ट वाली बोन्स से अटैच होती हैं तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट के कारण होती हैं। इसलिए उनका मूवमेंट भी एक निश्चित मूवमेंट होता है। अब हम इम्परफेक्ट जॉइंट के बारे में हमने जैसा कि पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो शोल्डर में होता है और कूल्हे में होता है, और दूसरा जॉइंट होता है जो परफेक्ट रीजन का हिंज जॉइंट होता है जो हमारी फिंगर्स की पोर होते हैं, जो हमारे फिंगर्स के पोर होते हैं। हम पोर को जो इस तरीके से या कुछ भी पोर फिंगर्स के जिस तरीके से मूवमेंट करवाते हैं, या हमारे घुटने या कोहनी में भी वही अर्थात हिंज जॉइंट हमारी फिंगर्स में भी होता है, कोहनी में भी होता है और टखने में अर्थात घुटने में भी होता है। इसी प्रकार हम पिवट जॉइंट की बात करें तो पिवट जॉइंट हमारे स्कल में होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि हमारी एटलस बोन्स होती है जो स्कल से अटैच होती है, और वो किस से जॉइंट होती है, वो पिवट जॉइंट के कारण ही निश्चित मूवमेंट करती है। और सैडल जॉइंट भी हमारे अंगूठा, जैसा कि मैंने बताया कि थम्स कैसे मूवमेंट करता है, हमारी रिस्ट कैसे मूवमेंट करती है, और हमारा पाम कैसे मूवमेंट करता है। इस प्रकार से हम सैडल को भी हमने बताया अभी, सैडल का, और इस तरीके से ग्लाइडिंग का बताया कि रेडियस अल्ना जब हमारी कार्पल्स अर्थात रिस्ट से जुड़ती हैं, जैसा अटैच होता है वो अटैच हमारा पिवट जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, वो जॉइंट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, आज हमने जॉइंट को पढ़ लिया है, इसी प्रकार हम जॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं, जॉइंट्स के एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। अब हम परफेक्ट के बाद देखेंगे दूसरा इम्परफेक्ट जॉइंट। इम्परफेक्ट तो समझ रहे होंगे, हिंदी में यदि कह दें कि जो अनिश्चित मूवमेंट, जिन्हें मूवमेंट करने में थोड़ा दिक्कत जा रही हो, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, इसे हम परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। वो जैसे हिप बोन्स होती हैं, हिप बोन्स में हमने पेल्विक गर्डल में जो बोन्स होती है हिप बोन्स, वो सिर्फ दो होती हैं, लेफ्ट राइट, और वो कार्टिलेज से अटैच रहती हैं। उस जॉइंट को ही हम इम्परफेक्ट जॉइंट कहते हैं, जिसमें जरा सा मूवमेंट होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, उसमें जरा सा मूवमेंट होता है। ऐसे हम तीसरे नंबर की बात करें इमोवेल मूवमेंट की, इमोवेल मूवमेंट जो होता है, इमोवेल मूवमेंट में बिल्कुल जरा सा ना के बराबर मूवमेंट होता है। वो हमारी स्किल्स की जो आपस में अटैच बोन्स होती हैं, फेस बोन्स, क्रेनियम बोन्स और व्हाइट बोन्स, तो इनमें जरा सा मूवमेंट होता है, इसीलिए हम इसे इमोवेल मूवमेंट्स कहते हैं। और कल हम इसकी डिसीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आज डिसीज होती हैं, इससे रिलेटेड डिसीज जो होती हैं, वो डिसीज होती हैं नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेटस। ये डिसीज ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेटस, यह वह डिसीज है। ऑस्टियोपोरोसिस हमें एडल्ट स्टेज में होती है, युवावस्था में होती है, जबकि रिकेट्स हमारी बचपन में होता है। ये हमारा कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है।
सॉरी ओस्टियोपोरोसिस ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया ये भी एक डिसीज होती है जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हमें एडल्ट स्टेज में, प्रौढ़ अवस्था कहते हैं जो एडल्ट स्टेज में या वृद्ध अवस्था में, ओल्ड स्टेज में होती है, वो होती है ओस्टियोपोरोसिस। और ओस्टियोमलेशिया हमारी एडल्ट स्टेज में ही होती है। और एक बीमारी होती है अर्थराइटिस, यह किसी भी स्टेज में यह बीमारी हो सकती है। ये भी हमारे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होती है। वो उसका रीजन भी यही है क्योंकि इसमें ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है बोन्स हमारी, और इसी वजह से इन्हें विटामिन और कैल्शियम की कमी के कारण ये डिसीज होने लगती हैं। इसी प्रकार हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, उनके जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, उनके डिसीज के बारे में पढ़ा। हाँ, हमने ये भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था किस तरीके से हमारी सेल, फिर टिश्यू और फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और किस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इसका मतलब है कि जो बोन्स हमारा क्या है, एक ऑर्गन है, वो ऑर्गन किससे बना है, वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और वो सेल हमारी ओस्टियोसाइट सेल से बना है। ओस्टियोसाइट सेल से बना है। और हमारी कार्टिलेज जो होती है वो कॉन्ड्रियोसाइट से बना है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स से बना है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और हमारी ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से बनते हैं कि हमारी कार्टिलेज किस सेल से बनी होती है, तो वो कॉन्ड्रोसाइट्स है। और हमारी बोन्स किस सेल से बनी होती है, तो वो ओस्टियोसाइट्स है। और दोनों ही सेल्स के टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। और हमारी बोन का निर्माण, हमारी बोन जो बनती है वो कार्टिलेज से बनती है, या फिर हमारे जो फाइबर पाए जाते हैं ओस्टियोसाइट्स के फाइबर पाए जाते हैं, उनसे भी इन सेल का निर्माण होता है। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो बॉडी में बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे ह्यूमरस हुआ, फीमर हुआ, रेडियस अल्ला हुई, इन बड़ी हड्डियों से हमारा किस तरीके से बोन मैरो बनता है, बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल नेक्स्ट क्लास में हम ये भी जानेंगे कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आज के लिए इतना ही। हाँ, फिगर आप बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको मेरी मेहनत या आपको मेरा सिलेबस पसंद आता है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।